हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू एसजेड एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का केमिस्ट्री तो नहीं बोल सकते, पूरा साइंस ही है, लेकिन साइंस में स्पेसिफिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा और पहले अपने से ट्राई कीजिएगा, अगर ना आए तब आप वीडियो को आगे देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया है, अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा प्रत्येक मामले में अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए, ठीक है। तो मतलब आपको यहाँ पे इसका संतुलित अभिक्रिया भी करना है, संतुलित भी करना है, और आपको ये भी बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, नाइट्रोजन गैस को 773 केल्विन पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कर अमोनिया गैस बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, नाइट्रोजन गैस के बारे में बोला है। तो नाइट्रोजन माने N2 हो गया, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो H2 हो गया। अब देखिए अमोनिया का सूत्र क्या होता है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ठीक है। अमोनिया मतलब NH3 होता है। अब आप इसको अगर बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप 2 कर लीजिए और यहाँ पे आप 3 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2, आप देखिए 3 दूना 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 दूना 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये आपकी अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। अब ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, अब देखिए यहाँ पे 2 अभिकारक 2 हैं, उत्पाद 1 है, ठीक है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, ये संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट और जल बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है, NaOH, ठीक है, NaOH प्लस अब ये एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मतलब CH3COOH, ठीक है। ये एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, अब देखिए यहाँ से ये H निकलेगा और यहाँ पे Na आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Ca नहीं होगा, CH3COONA आएगा यहाँ पे, ठीक है, Na। ये किसका सूत्र होता है, सोडियम एसीटेट का, ये क्या है, सोडियम एसीटेट है, ठीक है। प्लस यहाँ से देखिए आप, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये मिलके क्या बनाएंगे, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके जल बना लेंगे, ठीक है। अब आप देखिए ये अभिक्रिया आपकी जो है ये बैलेंस भी है, आपको इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये अभिक्रिया आपकी बैलेंस है। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। ये द्विविस्थापन में आएगा, सॉरी, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। अब द्विविस्थापन कैसे, अब देखिए यहाँ पे Na निकला, यहाँ पे जुड़ा, और ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे आया है, मतलब 2 जगह विस्थापन हुआ है, मतलब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तीसरा देखिए क्या दिया है यहाँ पे, मैग्नीशियम रिबन को नाइट्रोजन गैस के वातावरण में जलाकर ठोस मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए मैग्नीशियम रिबन मतलब क्या, Mg हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन गैस के वातावरण मतलब N2, अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, अब मैग्नीशियम नाइट्राइट का सूत्र क्या होता है, Mg3N2, ठीक है। अब देखिए अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए, Mg की बैलेंसी यहाँ पे Mg यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 कर लीजिए, वहाँ नाइट्रोजन 2 है, ठीक है। ये अभिक्रिया आपकी बैलेंस हो गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, देखिए Mg3N2 यहाँ पे कैसे आ गया, Mg की बैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। अब आप जब इसको बनाएंगे इसका यौगिक तो Mg जो है नाइट्रोजन की बैलेंसी इस पर आएगी तो यहाँ पे 3 हो गया, और मैग्नीशियम की बैलेंसी यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे MgN2 हो गया, ठीक है। इस प्रकार वहाँ पे आया है। और ये भी यहाँ पे देखिए आप 2 अभिकारक है और एक उत्पाद है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपकी संयोजन अभिक्रिया आएगी, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, सॉरी संयोजन अभिक्रिया, ये संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चांदी की धातुएं कुछ दिनों तक खुले में रखने पर काली हो जाती हैं क्यों, इससे संबंधित परिघटना का नाम बताइए। तो देखिए चांदी की जो वस्तुएं होती हैं वो कुछ दिन तक खुले में रखने पे काली इसलिए हो जाती हैं क्योंकि चांदी
वातावरण में उपस्थित गैसों से अभिक्रिया करके अभिक्रिया, ठीक है, गैसों से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, ये सिल्वर नाइट्रेट बना लेता है, ठीक है, यानी चांदी जो है ऑक्साइड बना लेता है, चांदी अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है, इसीलिए वो काला हो जाता है। और इस परिघटना को क्या बोलते हैं, देखिए ये परिघटना का नाम भी पूछा है, तो इस परिघटना को संक्षारण बोलते हैं, संक्षारण। अब संक्षारण बस चांदी में तो होता नहीं है, सभी धातुओं में होता है, तो इसमें चांदी के लिए आपसे पूछा था तो आप चांदी लिख देंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है जबकि कॉपर नहीं करता, समझाइए क्यों। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पे, जिंक कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है क्योंकि जिंक को हाइड्रोजन से ऊपर रखा जाता है और कॉपर को धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे रखा जाता है। तो धातुओं की क्रियाशीलता जो श्रेणी होती है उसमें जो जिंक होता है उसको ऊपर रखा जाता है हाइड्रोजन से, और कॉपर को नीचे रखा जाता है क्योंकि कॉपर जिंक से कम क्रियाशील होता है, इसलिए मतलब ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं कर पाता जबकि जिंक कर देता है, ठीक है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आपको ऐसे ही पेपर में लिखना होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, प्रकाश संश्लेषण के महत्व को समझाइए, ठीक है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या लिखा है, प्रकाश संश्लेषण जैव ईंधन बनाने में भी सहायक होते हैं, इसके द्वारा पौधे सौर ऊर्जा द्वारा जैव ईंधन का उत्पाद भी करते हैं। यह जैव ईंधन विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए विविध ऊर्जा स्रोतों का उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए पशुओं को चारा जिसके बदले हमें गोबर प्राप्त होता है, कृषि अवशेष के द्वारा खाना पकाना आदि, ठीक है। तो ये महत्व किसका हो गया, प्रकाश संश्लेषण का, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सब आप अच्छे से पढ़ लेंगे। आगे देखिए क्या बोला है, इसी प्रक्रिया में शामिल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया क्या होती है, CO2 लेता है वो, तो CO2 प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट और क्लोरोफिल होगा, तो यहाँ पे क्या बनाता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र हो गया, प्लस ऑक्सीजन बनाता है। आपको बस इतना लिखना है और जल वगैरह भी थोड़ा बहुत निकलते हैं लेकिन आपको उसका इम्पोर्टेंट नहीं देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है, 6 है, तो यहाँ पे आप इसको 6 कर दीजिए। अब 12 ऑक्सीजन हो गया, तो देखिए यहाँ पे 12 और एक 13, यहाँ पे भी आपको 6 करना है और 6 यहाँ पे भी कर देना है। अब देखिए अब आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। यहाँ पे देखिए 6 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 कार्बन है, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, और देखिए 6 दूना 12, 12 6 18, और यहाँ पे 6 दूना 12 6 18 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये आपकी अभिक्रिया जो है वो बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल पानी में घोले गए प्राप्त घोल का रंग होगा। तो देखिए जब आपको कॉपर के जो क्रिस्टल होते हैं, आप उसको अगर जल में घोलेंगे, जल में घोल जो इसका होता है वो किस रंग का होता है, वो नीले रंग का होता है। कॉपर क्रिस्टल का जल में घोल नीले रंग का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, PbS ओजोन के साथ प्रतिक्रिया करता है, PbSO4 बनाता है, ठीक है। संतुलित समीकरण के अनुसार ओजोन के प्रत्येक अणु के लिए आवश्यक अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आप ये रिएक्शन बनाइए, ठीक है। तो देखिए ऊपर क्या दिया है, PbS दिया है, ठीक है। ये किससे रिएक्शन कर रहा है, ओजोन से। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है, ठीक है। और बना क्या रहा है, PbSO4, ठीक है, PbSO4, क्या हो गया ये, PbSO4, ठीक है। और प्लस ऑक्सीजन गैस भी निकलती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब आप इसको अगर बैलेंस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 4 2 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आप सीधे 2 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आपका ये अभिक्रिया जो है बैलेंस हो गई। यहाँ 1 Pb है, यहाँ पे भी 1 Pb, यहाँ 1 S और यहाँ पे 4 2 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। ये आपकी अभिक्रिया जो है वो बैलेंस हो गई है।
अब ओजोन के कितने अणु चाहिए, यहाँ पे देखिए ओजोन के कितने अणु हैं, कुल 6 अणु हैं, ठीक है। तो ओजोन के अणुओं की संख्या कितनी है, 6 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोग के पास। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों होना चाहिए। तो देखिए क्या दिया है, जब किसी रासायनिक समीकरण के में विभिन्न तत्वों या परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इसके द्वारा हम अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं तथा अणुओं के वास्तविक संख्या तथा अपेक्षित मात्रा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हम लोग के पास। ऊष्मा के उत्सर्जन या अवशोषण के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को कितने प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या दिया है यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊष्मा के विकास या अवशोषण के आधार पर 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या दिया है, देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो ये किसमें क्या होता है, इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा या तो प्रकाश के रूप में या ऊष्मा के रूप में विकसित होती है, ठीक है। तो जिसमें प्रकाश या ऊर्जा के ऊष्मा के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। और एंडोथर्मी मतलब यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया है, ये मिसप्रिंट है, इसका मतलब क्या होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं में जिनमें ऊर्जा या तो ऊष्मा या प्रकाश के रूप में अवशोषित होती है, ठीक है। तो इसमें ऊर्जा अवशोषित होती है वो क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और जिसमें ऊर्जा निकलती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो आप लोग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है यहाँ पे, चींटी के डंक में मौजूद अम्ल का नाम बताइए तथा उसका रासायनिक सूत्र बताइए। तो देखिए चींटी के डंक में फार्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड होता है। फार्मिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, HCOOH, ठीक है, HCOOH, ये चींटी के डंक में मौजूद होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक छात्रा ने 2 अलग अलग बीकरों में अम्ल और क्षार का घोल तैयार किया है। वह घोल को लेबल करना भूल गई और प्रयोगशाला में लिटमस पेपर उपलब्ध नहीं था, ठीक है। चूँकि दोनों घोल रंगहीन है इसलिए वह दोनों में कौन कैसे अंतर करेगी, ठीक है। तो उसको देखिए अब 2 घोल बनाया है उसने, तो क्या उसके अम्ल होगा या क्षार या वो उदासीन होगा, तो देखिए वो कैसे अंतर करेगी, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, हम फिनोल्फेथिलीन का उपयोग करेंगे, यह जांच कर सकते हैं कि किस बीकर में अम्ल और किस में क्षार है, ठीक है। फिनोल्फेथिलीन अम्लीय घोल में रंगहीन हो जाता है और क्षारीय घोल में गुलाबी हो जाता है। तो मतलब ये जो फिनोल्फेथिलीन है ये अगर अम्ल में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, और क्षार में जाएगा तो गुलाबी रंग का हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम अन्य प्राकृतिक संकेतकों का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे चाइना रोज या हल्दी, ठीक है। आप चाइना रोज या हल्दी के द्वारा भी अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं, ठीक है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इसका रंग पीला होता है। हल्दी के कागज को क्षारीय घोल में डुबाने पर उसका रंग लाल हो जाता है, जबकि अम्ल के साथ उसका रंग नहीं बदलता, ठीक है। अगर आप अम्ल में हल्दी को अम्ल में डालेंगे तो उसका रंग नहीं बदलेगा, पीला ही रहेगा, लेकिन आप क्षार में डालेंगे तो लाल कलर का हो जाएगा, ठीक है। और चाइना रोज एक और प्राकृतिक सूचक है। चाइना रोज का घोल अम्ल के साथ गहरा गुलाबी मैजेंटा कलर में हो जाता है और क्षार के साथ हरा रंग का हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में मौजूद एसिटिक का नाम बताइए, ठीक है। तो टमाटर में देखिए, तो टमाटर में कौन सा एसिड होता है, तो टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है। सिरका में एसिटिक एसिड और इमली में एसिटिक एसिड, मतलब सिरका और इमली में सेम एसिड पाया जाता है और टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हाइड्रेट कॉपर सल्फेट और निर्जल कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो हाइड्रेट कॉपर सल्फेट क्या है, देखिए CuSO4.5H2O हाइड्रेट कॉपर सल्फेट है और CuSO4 निर्जल कॉपर सल्फेट है, ठीक है। तो ये हाइड्रेट और निर्जल कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र हो गया। और प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए, ठीक है। ये आपका अलग क्वेश्चन है,
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र और जिप्सम का रासायनिक सूत्र लिखना है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4.12H2O, लेकिन जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सक्रिय धातु के साथ प्रतिक्रिया होने पर निकलने वाली हाइड्रोजन गैस का परीक्षण आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं अगर कोई भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आप किसी भी धातु से अगर रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो आप परीक्षण उसका कैसे करेंगे, एक जलती हुई माचिस की, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक जलती हुई माचिस की तीली के पास ले जाने पर हाइड्रोजन गैस पॉप ध्वनि द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, मतलब जब आप कहीं से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, आप उसके पास थोड़ा सा भी आग ले जाएंगे तो पॉप ध्वनि निकलेगी, तो आप उससे पता कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम बताइए। तो देखिए कार्बन का पहला अपर रूप तो सभी लोग जानते हैं, क्या होता है, हीरा। ये जो डायमंड होता है वो क्या होता है, कार्बन का अपर रूप होता है। और दूसरा क्या है, ग्रेफाइट। ठीक है, ये दो क्या है, कार्बन के अपर रूप हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, उत्प्रेरक की परिभाषा करें। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या होता है, तो उत्प्रेरक उस पदार्थ को कहते हैं जो किसी रासायनिक क्रिया के वेग को बदल दे परंतु स्वयं क्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है, अतः उसे पुनः काम में लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके कहने का क्या मतलब, उत्प्रेरक क्या करता है, किसी अभिक्रिया के होने की दर को तेजी से करवा देता है। मतलब वो अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया हो रही है तो वो काफ़ी तेजी से होगा, लेकिन उसमें उत्प्रेरक जो है वो भाग नहीं लेगा। उत्प्रेरक के जो अणु होंगे वो आपके पास बच जाएंगे। ठीक है, आप उसका रीयूज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, उत्प्रेरक की परिभाषा होती है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आपके कई बार पूछा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक क्यों बनाता है। तो कार्बन इतनी बड़ी संख्या में मतलब यौगिक क्यों बनाता है, ज़्यादातर कार्बन के ही यौगिक होते हैं। तो कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है क्योंकि इसमें टेट्रावैलेंसी, श्रृंखलन और बहुबंध निर्माण जैसे गुण होते हैं। ठीक है, तो कार्बन में कौन कौन से गुण होते हैं, टेट्रावैलेंसी की, मतलब वो चार जगह से चार, मतलब उसकी वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रावैलेंसी होती है। श्रृंखलन की उसमें गुण पाए जाते हैं, और बहुबंध का मतलब वो कई बंध बना सकता है। तो कार्बन यौगिक बनने के कारण टेट्रावैलेंसी में क्या दिया, देखिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉन को दूसरे तत्वों के साथ साझा करता है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो वो दूसरे तत्वों के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को साझा करके बॉन्ड बना सकता है ज़्यादा। ठीक है, श्रृंखलन के बारे में देखिए क्या दिया है, कार्बन अपने साथ जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाता है। और बहुबंध निर्माण में क्या दिया है, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन को साझा करके केवल एकल बॉन्ड बना सकता है। इसके अलावा वह यह तो 2 या 3 इलेक्ट्रॉनों को साझा करके डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। मतलब कार्बन 1 बॉन्ड भी बनाता है, 2 बॉन्ड भी बनाता है और 3 बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है, और समावयवता ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, समावयवता का गुण, कार्बन के अद्वितीय गुणों में समावयवता भी शामिल है। मतलब इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, समावयवता के गुण के कारण भी कार्बन अपनी मतलब काफ़ी ज़्यादा यौगिक बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है यहाँ पे, साबुन और डिटर्जेंट में अंतर समझाइए। तो देखिए क्या दिया है, उच्चतर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं, जबकि उच्चतर एल्केन सल्फ्यूरिक अम्लों के साथ सोडियम के लवण अपमार्जक कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है, साबुन दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार के लवण है, जबकि अपमार्जक प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के लवण है। तो साबुन क्या है, दुर्बल अम्ल, साबुन जो है वो अम्लीय में दुर्बल होता है लेकिन क्षार प्रबल होता है, लेकिन डिटर्जेंट प्रबल क्षार और प्रबल अम्लीय दोनों होता है। ठीक है, और तीसरा क्या दिया है, साबुन का जलीय विलयन प्रायः क्षारीय होता है, जबकि अपमार्जक का जलीय विलयन उदासीन होता है। मतलब आप जब साबुन को जल में घोलेंगे तो वो क्षारीय प्रवृत्ति दिखाएगा, लेकिन अगर आप अपमार्जक को घोलेंगे तो उदासीन प्रवृत्ति दिखाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आपके कई बार पूछा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वर्षा का पानी विद्युत का संचालन करता है लेकिन आसुत जल नहीं करता, क्यों। तो देखिए यहाँ पे आसुत जल का क्या सेंस आ रहा है, आसुत जल का मतलब शुद्ध जल। ठीक है, तो शुद्ध जल वर्षा का वो विद्युत का चालन नहीं करता, जबकि वर्षा का जल करता है। तो आपसे कारण पूछ रहा है क्यों।
तो देखिए क्या दिया है, वर्षा जल विद्युत का सुचालक करता है क्योंकि इसमें घुले हुए खनिज और अशुद्धियाँ होती हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो विद्युत प्रवाह को प्रभावित करने की अनुमति देते हैं। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिससे वे विद्युत प्रवाह की अनुमति देते हैं। दूसरी ओर अशुद्ध जल, जो जल शुद्ध होता है और इसमें बहुत कम घुले हुए आयन होते हैं। अशुद्ध जल में जो आयन होते हैं वो बहुत कम होते हैं जिससे यह विद्युत का खराब संवहन बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का खराब संवहन होता है। ठीक है, तो आप लोग इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो किसी अम्ल के जलीय विलयन की क्षार के जलीय विलयन से अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या, इसका कहने का मतलब क्या है, जब आपके पास लवण और जल प्राप्त हो तो वो क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभिक्रिया के दौरान अगर लवण और जल प्राप्त हो रहे हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उदाहरण क्या दिया है, NaOH जो है ये क्या होता है, ये क्षार होता है और HCl अम्ल होता है। तो ये दोनों रिएक्शन करके NaCl बना रहे हैं। NaCl क्या है, एक प्रकार का लवण है और यहाँ पे जल बना रहा है। ठीक है, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। और CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4। ठीक है, अब ये क्या बना रहा है, CaSO4 प्लस 2H2O। ठीक है, ये CaSO4 प्लस 2H2O हो गया। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का ये सीरीज़ खत्म होता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।